क्या हम राजनीति में आज से 10 साल पीछे चले गए हैं? ये दो नंबर जो आपकी स्क्रीन पे है, इनमें सबसे बड़ा कौन है, ये वाला या ये वाला? और जो बड़ा नंबर है वो जीता हुआ माना जाता है या छोटा हुआ नंबर माना जाता है? ये इलेक्शन का रिजल्ट है या वर्ल्ड कप का फाइनल है जो इतनी ज्यादा उठापटक और एक्साइटमेंट और सस्पेंस बना हुआ लास्ट तक, और देखते हुए जो है गूज बम्स आ गए हैं। इस बार तो जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो भी सिकंदर। पता नहीं कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, क्योंकि दोनों ही कह रहे हैं हम दोनों जीत गए हैं। एक बार फिर से एग्जिट पोल को फेल कर दिया है इलेक्शन के रिजल्ट ने और इतिहास दोहरा दिया है। क्या मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं या फिर ये खिचड़ी सरकार बनेगी? और कहीं ऐसा तो नहीं कि 6 महीने एक प्रधानमंत्री, 6 महीने एक, 6 महीने एक? क्या ऐसा कुछ होने वाला है? जो अगर कोई भी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया तो क्या होगा? क्योंकि 272 का जो आंकड़ा है वो तो कोई भी पार नहीं कर रहा है। एक बार फिर से बीजेपी बन गई है लार्जेस्ट पार्टी, जिसने की सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो लोकसभा इलेक्शन में जीत ली है। क्या राहुल गांधी एक सीरियस नेता के रूप में उभर गए? नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है और नई सरकार बनाने की कवायदें चल रही हैं। बहुत कोशिश करी जा रही है, दोनों ही तरफ से मीटिंग्स हो रही हैं और प्रेडिक्शंस भी लग रहे हैं कि कौन जो है किस तरह की जिम्मेदारी को जो है आगे निर्वाह करेगा। तो यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं इस वीडियो में हमारे चुनावी रिजल्ट्स, नतीजों का विश्लेषण हम लोग करने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर 2 मैप लगे हुए हैं। आप इन मैप में ध्यान से देख सकते हैं कि किस तरीके से 2019 में जो इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, तो किस तरीके से पूरा देश में जो है वो बीजेपी की कितनी बड़ी जीत हुई थी और 303 सीटें जो हैं वो आई थी, जिसकी वजह से आप पूरे मैप में देखेंगे तो आपको वो पूरा ऑरेंज कलर का दिखेगा। बहुत कम जगह जो आपको दूसरा कलर दिखेगा। 2 कलर यहाँ पे दिए हैं, ऑरेंज एंड ब्लू। तो ऑरेंज कलर जो है वो आपको एनडीए यानी भाजपा और उसके सहयोगी दलों के लिए यूज किया गया है, जो ज्यादातर जगह आपको दिखेगा। और ब्लू कलर जो है वो बाकी विपक्षी दलों के लिए प्रयोग किया गया है, जो आपको बहुत कम जगह पे स्पेशली साउथ में आपको ज्यादा दिखेगा। वहीं पर आप अगर नजर डालेंगे तो अगले उसमें जब हम जाते हैं, और हाँ, इसमें जो ग्रे कलर है वो अदर्स के लिए है, जो पिछली बार 2019 में काफी बड़ी संख्या में जो है वो सीटें जीत पाए थे, जो कि सरकार के अंदर भी काफी अहम जिन्होंने की भूमिका निभाई थी, चाहे वो डिफरेंट सिचुएशंस में रही होगी। तो अदर्स काफी स्ट्रॉन्ग थे पिछली बार में। हाँ, लेकिन ये जरूर था कि भाजपा पूरी तरह से बीजेपी की पूरी बहुमत थी, तो इसीलिए वो अपने बलबूते पे सब कुछ कर पाने में सक्षम थी। वहीं पे 2024 के जो रिजल्ट्स आए हैं उनमें आप देखेंगे मैप में तो काफी हद तक जो है वो क्षेत्रों में ब्लू कलर नजर आ रहा होगा, नीला रंग, जो कि विपक्षी दलों को जो है प्रकाशित करता है। और ये विपक्षी दल जो है मेनली कांग्रेस जो है सबसे बड़ी पार्टी रही 2024 में, जिसने की ज्यादातर सीटें जो हैं वो नुकसान पहुंचाया है भारतीय जनता पार्टी को। और भी दलों ने भी पहुंचाया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस, लेकिन यस, कांग्रेस ने बढ़त हासिल करी, 2019 से इम्प्रूव किया और 99 सीटें जो है इस बार कांग्रेस ने अपने बलबूते पर जीत ली हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2024 के मैप में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से नीला रंग जो है काफी छिटक गया, काफी हद तक जो है वो बिखर गया है, जो विजिबिलिटी में आ गया, जहां पर पहले केसरिया रंग था जो कि एनडीए को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये एक बड़ा उलटफेर है। अब ये इलेक्शन जो है अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जो हमने पहली बार 2014 में विटनेस किया था कि पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और पहली बार कांग्रेस के अलावा कोई ऐसी पार्टी थी जिसको पूर्ण बहुमत मिला था। उसके पहले जो है कभी भी कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं रही। वहीं पर 2019 में ये सीटें 272 के आंकड़े को पार करते हुए 303 तक पहुंच गई थी अकेले भारतीय जनता पार्टी की। तो 2 टर्म
हमने पूर्ण बहुमत की सरकारें देखी, लेकिन 2024 में बिल्कुल उलटफेर हो गया। जैसे कि मैंने आपको अपने पुराने हमने जो सीरीज चलाई थी इलेक्शंस की, उसमें मैंने आपको बताया था कि देखिए एग्जिट पोल हमेशा सच नहीं होते हैं। आप बहुत उम्मीदें लगा सकते हैं, आप अंदाजे लगा सकते हैं, क्योंकि आपके आसपास में जैसी भी आपके पास रिपोर्टिंग होती है आप उनसे अंदाजे ही लगा सकते हैं। रियल ग्राउंड्स की या रियल पिक्चर तो जो है इलेक्शन कमीशन जब डाटा रिलीज करता है तभी पता लगती है। तो सारे एग्जिट पोल्स को जो है वो इस बार पलट दिया है रिजल्ट्स ने, और हमें देखने को मिला कि कैसे हमारी राजनीति एक बार फिर से 10 साल पीछे की पिक्चर में चली गई, जब यूपीए और एनडीए, यूपीए वर्सेस एनडीए जो है वो इलेक्शन हुए। तो इस इलेक्शन का ये बड़ा जो है एक कहेंगे सरप्राइजिंग एलिमेंट, आश्चर्यचकित करने वाला जो है ये इलेक्शन रहा। इस इलेक्शन के अंदर जो है वो हमें सच में ऐसा लगा कि जैसे उसी दौर में हम पहुंच गए हो जहां पर कि गठबंधन की सरकारें बनती थी। और कोई सरप्राइजिंग वैसे हमारे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए नहीं है ये चीज, क्योंकि हमने अपने लोकतंत्र में गठबंधन की सरकारें बहुत देखी हैं। खुद बीजेपी एज ए एनडीए, वाजपेयी जी जब थे, वाजपेयी जी जब 2004 में उस समय पे जब उनकी सरकार थी, 4 से पहले जब उनकी सरकार थी तो वो एनडीए की सरकार थी जो गठबंधन सरकार थी। उससे पहले भी 90s और 80s में हमारे पास जो है गठबंधन की सरकारें रही हैं। यहाँ पर जो है एक लॉन्ग गैप के बाद हमें ये दोबारा से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बनेगी तो गठबंधन की सरकार ही, ये तो क्लियर है। और इसके बाद जो देखने लायक चीज होगी वो होगी कि किस तरीके से ये गठबंधन सरकार जो है वो चलेगी, क्योंकि गठबंधन सरकार में भी जो सबसे बड़ा दल है उसकी कभी इतनी कम मार्जिन में सीट्स जो है वो मैजिकल नंबर 272 के नंबर से जो है इतनी कम, मतलब कम स्पेस है दोनों में, तो उतनी सीटें कभी भी नहीं रही हैं। क्योंकि जब भी गठबंधन बना तो उसमें 200 सीटें मैक्सिमम जो है सबसे बड़े दल की रही हैं। उसके अलावा जो है बाकी पार्टीज जो है मिलकर सरकार बनाती, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो गठबंधन में अलायंस या कहीं दूसरी पार्टीज जुड़ती थी उनकी बातें सरकार को माननी पड़ती थी, क्योंकि उनको सरकार चलानी है, अदरवाइज वो पार्टी सरकार को गिरा सकती थी। जो हमने पहले अपने इतिहास में देखा है कि किस तरीके से एक वोट, एक पार्टी, किस तरीके से सरकारें जो है गठबंधन की गिरा भी देती हैं। तो इसीलिए हमने पहले विटनेस किया हुआ है कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री 1 साल, 1.5 साल, 2 साल ऐसे जो है अपना कार्यकाल पूरा करके फिर से जनरल इलेक्शन हो जाते थे। तो ये एक नई तरह की जो है राजनीति हम परिस्थितियों के अंदर यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो देखते हैं आगे किस तरीके की जो है वो संभावनाएं बनती है। अभी यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे जो है एक टैली दिख रही होगी आपको, जिसमें कि ग्राफिक्स दिखाए हुए हैं कि किस तरीके से जो है वो सीट्स जो है टोटल जीती गई हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि एनडीए जो है उसका तो बहुमत साबित हो चुका है। एज ए एनडीए भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने जो है इतनी कड़ी अग्नि परीक्षा कहेंगे बहुत ही, क्योंकि आसाम ने जो है विपक्ष बहुत ही मजबूती से गठबंधन करके जो है वो भी खड़ा था इंडिया ब्लॉक के नाम से। तो यहाँ पर उन्होंने जितना जोर वो लगा सकते थे पूरा लगाया, लेकिन फिर भी ये बात सच है कि हमारी जो एनडीए वाला जो अलायंस है उसके पास पूर्ण बहुमत आ चुका है। अकेले बीजेपी के पास नहीं है लेकिन एनडीए के पास है, और वहां पे 293 जो नंबर है उस पे पहुंच चुका है। तो यहाँ पर आपके पास 272 से ज्यादा 20 ज्यादा आपके पास सीट्स हैं, तो आपके पास क्लियर मेजोरिटी है। वहीं पे दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जो इंडिया ब्लॉक है, जो गठबंधन रहा, उसका जो है पूरा मिला जुला के भी जो है वो 233, अगर एक सीट आगे पीछे कुछ हुआ तो भी ज्यादा कोई फर्क लगेगा नहीं। तो 233 जो है यहाँ पे उनके पास है, जो कि बहुमत के नंबर से काफी ज्यादा पीछे है। तो यहाँ पर अब जोड़ तोड़ की राजनीति जो है संभावनाएं बिल्कुल बनी हुई है। अब देखना ये है कि एनडीए के साथ में जितनी भी पार्टीज हैं, जो चंद्रबाबू नायडू हैं और नीतीश कुमार जी हैं, और भी जो हमारी मुख्य पार्टीज जो उनकी हैं, क्या वो उनका साथ देती है या नहीं देती हैं, जिसमें कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी और मांझी जी की तरफ से जो है वो इवन रामविलास पासवान
पासवान जी के सुपुत्र जो हैं चिराग पासवान, उनकी तरफ से बहुत ही क्लियरली बोला गया कि वो एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो लग तो नहीं रहा कि ब्रेक होगा, लेकिन देखिए राजनीति एक संभावनाओं का बहुत ही असीम क्षेत्र होता है, उसमें कोई भी चीज जो है वो इम्पॉसिबल नहीं होती है, तो इस पे भी नजर बनाए रखनी है। लेकिन ये सच है कि इंडिया ब्लॉक जो है उसका मार्जिन टू मेजोरिटी बहुत ज्यादा है। 233 पे वो अभी है और 272 जो है वो बेसिकल नंबर होता है, यानी कि बहुमत का नंबर होता है। तो वहां तक पहुंचने में तो भाई काफी ज्यादा जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा, या फिर उनको विपक्ष में बैठ के ही जो है अपना संतुष्टि करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें सरकार बनाने की संभावना एथिकली और रूल वाइज भी देखें तो राष्ट्रपति जो हैं वो सबसे बड़ी पार्टी को इनवाइट करते हैं, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों के साथ में सबसे बड़ी पार्टी होने का जो है वो सौभाग्य मिल चुका है, जिसकी वजह से पहला मौका उसी को मिलेगा कि वो जो है आगे सरकार बनाने का प्रयास करे, यानी बहुमत सिद्ध करने का प्रयास करे, जिसके लिए कि आज जो है वो इधर एनडीए की सारे गठबंधन जो भी अलायंस है उन सब की मीटिंग है दिल्ली में, साथ ही साथ इंडिया ब्लॉक की भी मीटिंग दिल्ली में है। तो अब ये अपनी पूरी आज जो है स्ट्रेटेजीज तैयार करेंगे, किस तरह से क्या करेंगे। हाँ, ये जरूर हो जाएगा कि देखिए कितना भी जोर लगा लिया हो, ये बात भी सच है, इस बात को तो मानना पड़ेगा कि कितना भी जोर विपक्षी नेताओं ने लगाया हो, कितना भी गठजोड़ किया हो, कितना भी वो एक साथ आए हो, लेकिन मोदी सरकार के तीसरे टर्म की संभावनाएं अभी भी पूरी बनी हुई है। और जहां तक होगा मुझे लगता है कि मोदी सरकार बनेगी, क्योंकि उनके पास बहुमत के आंकड़े से अधिक सीट्स है एज ए एनडीए, और एज ए एनडीए जो है वो ऑलरेडी वाजपेयी जी के टाइम में बीजेपी सरकार बना चुकी है और उसको सक्सेसफुली चलाया भी था, जिसके बाद यूपीए का दौर आया था 10 साल का, और फिर वापस से सिंगल मेजोरिटी बीजेपी आई थी, जो मैंने आपको अभी बताया था। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार नहीं बना सकती है, बिल्कुल बन सकती है, और मोदी जी दोबारा आएंगे। और इसमें दो जो नारे जो थे वो इलेक्शन में जो चले थे, उनमें से एक तो सिद्ध हो रहा है। 2 नारे बड़े चले थे, इस बार मोदी सरकार, और दूसरा था इस बार 400 पार। तो इस बार 400 पार तो बिल्कुल भी नहीं हो पाया, ये बात तो माननी पड़ेगी, और ये सच भी है। इसके लिए बीजेपी को अपना आत्ममंथन करना पड़ेगा, एनडीए को अपनी स्ट्रेटेजीज को लुकआउट करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि कहां पर कमियां रहेगी, उनको ठीक करना पड़ेगा अपने लेवल पे, अपनी रिपोर्टिंग पे, अपनी एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम रही, कैसे किन कारणों से वो हार गए, जिससे कि वो इम्प्रूव कर सके। दूसरी तरफ जो है ये अब आगे जो है हम देखेंगे कि किस तरीके से राष्ट्रपति भवन से कब किसको इनवाइट मिलता है। यहाँ एक और चीज जो देखने लायक रही इस बार के इलेक्शन में वो ये कि राहुल गांधी एक तरह से कहें तो इस चुनाव के नतीजों से राहुल गांधी जी जिनके ऊपर बार बार ये आक्षेप लगता था कि वो कांग्रेस को नहीं जिता पाते हैं, उन्होंने इन इलेक्शंस में कांग्रेस की सीटें बढ़ा दी हैं। देखिए बहुमत तो नहीं, 99 सीटें उन्होंने जितवाई, जो पिछली बार 50 से भी नीचे थी उसको डबल कर दिया, 99 कर दिया। तो उनकी नजर में देखिए तो ये उनका विकास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुमत नहीं लेकिन कुछ बढ़ा दिया है, और वो सरकार तो खैर नहीं बना पाएंगे, लेकिन एक तरह से राहुल गांधी जो है वो अपनी पार्टी में जो है वो थोड़ा सा और लग रहा है कि सीरियस टू पॉलिटिक्स हो गए हैं। लेकिन अभी भी देखा जाएगा कि आगे आने वाले 5 साल में वो कितनी सीरियसनेस रखते हैं, क्योंकि राजनेता जो है वो फुल टाइम उनको डेडिकेट होना पड़ता है, अदरवाइज उनकी नेम फेम पे डेंट लगने में भी बहुत ज्यादा देर नहीं लगती है। एक और चीज जो इस इलेक्शन में बड़ी कमाल की हम कह सकते हैं हमें देखने को मिली, और अब इसको हम आगे 5 साल तक पूरी तरह से बड़ी ही रोचक जो है ये यात्रा रहने वाली है सरकार की। एनडीए की सरकार बनती है, यानी मोदी जी की सरकार बनती है, तो मोदी जी
आज तक कभी भी किसी भी उन्होंने कभी गठबंधन में सरकार नहीं चलाई है। आज तक उनके लिए ये चीज बड़ी ही ये कहेंगे कि अननोन हो गई है। लेकिन लीडरशिप क्वालिटी जो है वो यहाँ पे इस बार टेस्ट होने वाली है। देखा जाएगा कि किस तरीके से मोदी जी जो हैं वो अपनी गठबंधन की सरकार जो है आगे चला पाते हैं। और लीडरशिप में तो उनकी कोई डाउट हम कर नहीं सकते, क्योंकि इतना सालों का एक्सपीरियंस है उनका। वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं गुजरात के और देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो मुझे लगता है कि वो आसानी से कर पाएंगे, वो इतना उनके अंदर कैपेसिटी है। लेकिन फिर भी एक नेता जिसने कभी गठबंधन को जो है लीड नहीं किया हो, उसकी 5 साल की सरकार की जर्नी देखने का जो एक लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें, ऑब्जर्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरीके से अलग अलग परिस्थितियों में हमारे राजनेता जो है वो कार्य करते हैं। अब प्रश्न ये भी आता है कि पिछले कल जब रिजल्ट आया तो इंडिया ब्लॉक की तरफ से एकदम ऐसे खुशी की लहर दिखाई गई कि वो ही जीत गए हैं। जबकि देखिए नंबर्स की तरफ आप ध्यान देंगे तो एनडीए ने बहुमत साबित किया है, ना कि आपका जो कह सकते कांग्रेस और उसके अलायंस यानी कि जो इंडिया ब्लॉक बना था उसका तो बहुमत साबित नहीं हुआ। पर जश्न ऐसे मनाया जा रहा है कि जैसे उनका बहुमत साबित हो गया है। एनडीए का ऑब्वियसली साबित हो गया है, अब उनको सिर्फ प्रूव करना है जब भी उनको इनविटेशन मिलता है राष्ट्रपति की तरफ से, और उसके बाद वो मेजॉरिटी अपनी प्रूव करेंगे। लेकिन यहाँ पर वो वाली बात याद आती है, जो जीता वो सिकंदर और यहाँ पर तो जो हारा वो भी सिकंदर वाली फीलिंग ले रहा है। मतलब दोनों ही ऐसे विन विन सिचुएशन में है। तो हमारे लोकतंत्र में ये सबसे ज्यादा यूनिक बात जो हमें देखने को मिली कि इस बार के इलेक्शन में विपक्ष भी जीत गया है और पक्ष भी जीत गया है। यानी जिसकी सरकार थी वो भी जीत गया और जो विपक्ष में बैठा था वो भी खुशी के मारे जो है फूला नहीं समा रहा है कि वो जीत गया है। तो दोनों की तरफ से देखा जाए तो दोनों ने अपने 100% एफर्ट डाले थे और दोनों को जो है एक तरह से खुशखबरी तो मिली ही है। एक का बहुमत का नंबर आ गया और एक का जो है वो इस बात की खुशी है कि हमने जो है बीजेपी के विजय रथ को रोक दिया है, जिसमें कि यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ा उलटफेर हुआ उसने बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाई। जिसमें कि अगर आप देखेंगे पिछली बार जो है वो 60 के आसपास की जो सीटें थी वो भाजपा के पास थी, जबकि इस बार वो 30 के आसपास में ही रुक गए। तो ये एक बहुत बड़ा जो है डेंट पड़ा बीजेपी की विजय रथ यात्रा में। अगर यूपी से उतनी ही सीटें पिछली बार जितनी 2019 जितनी अगर बीजेपी को मिल जाती तो 272 का आंकड़ा पार करना बहुत ही आसान हो जाता। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यूपी में जो है इस बार अखिलेश यादव जो हैं उनकी समाजवादी पार्टी ने कमाल कर दिया है। उनको ये क्रेडिट बिल्कुल मिलना चाहिए कि जब से उन्होंने समाजवादी पार्टी की कमान जो संभाली है तब से उनके ऊपर जो है वो एलिगेशन लगते थे कि उन्होंने अपने बलबूते पे कभी कोई इलेक्शन बड़ा जीता नहीं है। तो जो भी उनके पास था वो उनके पैतृक जो कहते हैं ना, एक उन्होंने इमेज क्रिएट की हुई थी उनके पिता ने, उनसे ही उन्होंने उसको चलाया है बस। लेकिन इस बार के इलेक्शन ने उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ा दिया होगा, जिससे कि ये बात जरूर आगे आ गई कि हाँ अखिलेश यादव जी जो है वो बहुत ही सीरियसली अगर पॉलिटिक्स को लेते हैं तो वो भाई डिफरेंस ला सकते हैं जो उन्होंने इस बार के यूपी के इलेक्शन में, क्योंकि ज्यादातर सारी सीटें जो है समाजवादी पार्टी को मिल गई, यानी उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्यादा इलेक्ट हुए हैं। तो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अब आपकी स्क्रीन पे मैंने एक टेबल डाली है, आप उस टेबल को देख सकते हैं जिसमें कि स्टेट वाइज जो है टोटल सीट्स और एनडीए की कितनी सीट्स हैं, इंडिया गठबंधन की कितनी सीट्स हैं और अदर्स को कितनी मिली हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो उलटफेर वाली अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश के पास हैं, जिसमें कि उलटफेर हो गया। उसके बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में जो है जब से शिवसेना जो टूटी उसका जो है हर्जाना हुआ है और उस वजह से जो है बीजेपी की वहां पर सीटों में नुकसान हुआ जो पिछली बार ज्यादा थी। तो महाराष्ट्र से भी जो है बहुत अच्छी जो है इसको एनडीए को बहुत ज्यादा
अच्छी खबरें नहीं आई। उसके अलावा जो है वेस्ट बंगाल में एक्सपेक्टेशन ये थी कि वहां पर बहुत अच्छी सीटें आएंगी, पर ममता बनर्जी का जादू इस बार भी चल गया और वहां पर जो है वो ममता बनर्जी यानी टीएमसी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, बल्कि पिछली बार से भी ज्यादा, तो ये कम हो गई यहाँ पे। फिर बिहार में इक्वल बैलेंस रहा, जितना पहले था उतना ही रह गया, लेकिन यहाँ पर एनडीए की जो है सीटें ज्यादा रही, जैसे पिछली बार भी यहाँ पे ज्यादा थी तो इस बार मेंटेन कर गई। तमिलनाडु में इस बार जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था कि हाँ बहुत ही अच्छा बीजेपी अपना खाता खोल सकती है, पर वो हुआ नहीं। और वहां पर हमारे जो लोकल लीडर्स हैं बीजेपी के, उनके एफर्ट्स ऐसे देखे तो लगा कि नहीं, अच्छा नहीं हुआ। लेकिन इसमें जो एक अच्छी खबर ये आई कि जो वोट परसेंटेज है वो बीजेपी का वहां बढ़ के 10% हो गया है। तो यानी जो वोट्स का जहां पर 1-2% ही हुआ करता था, अब वो बढ़ के 10% हो गया। तो इसका कहीं ना कहीं बीजेपी को फ्यूचर में फायदा जरूर मिलेगा, जिसको हम जो विटनेस करेंगे या तो स्टेट असेंबली में या आगे जो अगली बार लोकसभा चुनाव होंगे उसमें हमें। तो कहीं ना कहीं इस वोट परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन दिखता थोड़े देर में है। फिर इसके अलावा मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप था, बीजेपी को सारी सीटें मिल गई, यानी एनडीए के हिस्से में चली गई। कर्नाटका में भी जो है वो अच्छी सीटें निकाल ली बीजेपी ने, लेकिन एक्सपेक्टेशन से कम रही है। फिर गुजरात में जो है वो भी क्लीन स्वीप है, सिर्फ एक सीट जो है वो इंडिया गठबंधन को गई, बाकी जो है बीजेपी की तरफ आ गई। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ जो है इन्होंने गठबंधन किया था बीजेपी ने, जिसमें कि स्टेट असेंबली के इलेक्शन में, जैसे मैंने आपको बताया था, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू की जो है वो सरकार बन गई है। तो उनकी स्टेट असेंबली और लोकसभा दोनों ही सीटें जो है बीजेपी के पास आ गई हैं। फिर राजस्थान में बीजेपी को नुकसान हुआ है। फिर ओडिशा में भी बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत पहली बार, मतलब जो लोग ये कहते हैं बीजेपी को नकार दिया, मोदी जी को नकार दिया देश ने, तो वो प्लीज ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के इलेक्शंस को देखिए स्टेट असेंबली के, क्योंकि वो साथ में हुए हैं। वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई है और फुल मेजोरिटी के साथ बनी है। तो ये अपने आप में, और वहां पे जो है देखेंगे तो वहां पे जो दल ओडिशा में ऑलरेडी रूल कर रहे थे पटनायक जी, तो उनकी जगह पे मतलब बहुत लंबा ड्यूरेशन है, उनको कोई नहीं ला पाया। बीजेपी ने इस बार उनको हटा दिया और बीजेपी की सरकार बन गई, तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसा नहीं है कि मोदी लहर नहीं है, वो है, लेकिन सीटों में देखिए उलटफेर हमारी लोकतंत्र के अंदर हो सकता है। इसके अलावा केरला में जो है वो एनडीए की एक सीट आ गई, जिससे उनका खाता वहां खुल गया। बाकी वहां पे जो है वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है उनका जो है वो वर्चस्व ज्यादा है, या कहीं तो साउथ में कांग्रेस का जो है ज्यादा इफेक्ट है। बाकी जो है लिस्ट में आप देखिए स्क्रीन पे तो आपको दिखेगा, पॉज करके देख सकते हैं कि कौन सी जगह पे कितनी सीटें किस तरफ गई हैं, भाजपा यानी एनडीए की तरफ गई हैं या इंडिया ब्लॉक की तरफ गई हैं। तो मैंने पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पे अभी लगाई हुई है, तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है अब दो सीटें बड़ी इंपॉर्टेंट, कुछ सीटें, दो भी नहीं बल्कि कुछ सीटें कहेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट रही, जिनके ऊपर डिस्कशन काफी लंबे टाइम तक चलेगा कि क्या कारण रहा कि उलटफेर हो गया। जैसे अमेठी में स्मृति ईरानी जी जो है अपना इलेक्शन हार गई हैं और वो काफी बड़ा मार्जिन है। तो ये भी एक सोच विचार करने की जो है वो सीट है, जिसपे कि भाजपा को बहुत मंथन करना पड़ेगा। दूसरा, वाराणसी में मोदी जी की जो सीट है उसमें भी जो वोट का डिफरेंस है वो कम हो गया, यानी मोदी जी जीते जरूर हैं, लेकिन जो उनका वोट का डिफरेंस है वो 1.5 लाख के आसपास था, जबकि वहां पे टोटल 10 लाख में से अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा ये सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं। तो ये कहिए कि यूपी में, तो पूरे यूपी के अंदर ये बहुत ही शॉकिंग एलिमेंट था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां पे योगी सरकार होते हुए भी और खुद वहां पे राम मंदिर के निर्माण के बाद भी वहां पर लोगों ने क्यों भाजपा को वोट नहीं दिया, ये एक सोचने विचारने की बात है। दूसरा ये कि यहाँ पर अब राहुल गांधी जी भी जो है वो रायबरेली से बहुत ज्यादा वोट्स के मार्जिन से जीत गए हैं, वायनाड से भी, तो उनके पास 2 सीटें हो गई हैं। अब ये देखना है कि वो कौन सी सीट को छोड़ते हैं। तो ये एक डायलेमा है, और कोई भी सीट वो छोड़ेंगे तो हो सकता है उनको काफी ब्लेम्स भी जो है वो झेलने पड़ेंगे।
आज जो है 5 जून को पूरी उम्मीद है कि आज जो है प्रधानमंत्री जी जो है अपना इस्तीफा जो है राष्ट्रपति जी को सौंप देंगे और उसके बाद अगली सरकार बनाने की जो है प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अभी आपको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनेगी, एनडीए की या फिर इंडिया ब्लॉक की, क्योंकि आज जो है बड़ी अहम बैठकें हो रही हैं। अब हमें नजर रखनी है अपनी राजनीति पर कि किस तरीके से ये आगे बढ़ेंगी। तो जहां तक लग रहा है, मुझे जहां तक अभी तक लग रहा है, क्योंकि बहुमत के हिसाब से और सीट्स के हिसाब से तो जो है देखिए बीजेपी को ही इसका चांस मिलेगा और तीसरे टर्म में मोदी जी जो हैं वो दोबारा से प्रधानमंत्री बनेंगे। बड़ा चैलेंज बस अब ये देखने लायक होगा कि किस तरीके से एक गठजोड़ यानी कि एक गठबंधन कोलिजन गवर्नमेंट को नरेंद्र मोदी जी जो है उसको लीड करते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं। क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि गठबंधन की सरकारों में जो अलायंस होते हैं, जो उनकी सपोर्टिव पार्टीज होती हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सरकारों के अंदर, उनको विभाग दिए जाते हैं और हमने पीछे सरकारें गिरती भी देखी हैं। पर हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट की बहुत जरूरत है, तो हमारी सरकार 5 साल बिल्कुल चलनी चाहिए और बस उसी की उम्मीद के साथ जो है हम आज से अपनी न्यूज के ऊपर टकटकी लगा के बैठेंगे कि कब जो है शपथ ग्रहण हो जाए और हमारी सरकार बन जाए। अब बस उसी चीज का इंतजार है। तो मेरी तरह आप भी जो है नजर बनाए रखिए न्यूज पर और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। और आपको अभी तक का विश्लेषण और ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए और अपनी गवर्नमेंट, अपने पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग को एक्सपेंड करिए। चाहे आप कुछ भी प्रोफेशन में जाइए, कुछ भी काम करिए, वोट तो फिर भी आप डालेंगे और वोट डालने के लिए आपके अंदर पॉलिटिकल समझ होनी बहुत जरूरी होती है, बेसिक वाली। बुक्स लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उतनी समझ होनी चाहिए कि हमें अपनी डेमोक्रेसी को कैसे जो है चलाना है और किसको वोट देनी है, कौन हमारे लिए सबसे सही है। अपने राजनीतिज्ञों को यानी सही राजनेता को अगर हम चुनेंगे तो हमारी सरकारें भी मजबूत होंगी। और मैं तो मानती हूँ कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट ही हमेशा आनी चाहिए, जो परमानेंट हो, जो पूरे 5 साल काम करे। उसमें एक स्थिरता होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर जो है हम तभी बड़े फैसले ले सकते हैं जब हम अपनी सरकार के हाथ को मजबूत कर देंगे। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।